हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स पार्ट सेकंड। पिछले वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 24 तक पढ़े थे। आज हमारी क्लास में हम आर्टिकल 25 से आगे तक पढ़ेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। हमारे संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है और हमारे नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता से संबंधित है और इसमें यह कहा गया है कि व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म स्वीकार करने, उसका अनुसरण करने एवं प्रचार करने का अधिकार प्राप्त होगा। अनुच्छेद 26 द्वारा धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार प्राप्त है और इसके अनुसार धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार, धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार, धार्मिक मामलों के लिए चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार और संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 27 धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट से संबंधित है और इसमें यह कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। अनुच्छेद 28 राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध करता है। इसके अनुसार राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी और इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। इसके पश्चात संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आते हैं जो कि अनुच्छेद 29 एवं 30 में विद्यमान है। अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के संबंध में मूल वंश, जाति, धर्म और भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उसके प्रशासन का अधिकार देता है। हमारा संविधान दो तरह के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, धर्म या भाषा पर आधारित, और इसमें यह व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन हैं। इसके पश्चात संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में जिनका प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो अपने अधिकारों की बहाली करवा सकता है और डॉक्टर अंबेडकर ने ये कहा था कि यदि कोई यह पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं किसी और अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह तो संविधान का हृदय तथा आत्मा है। इसी तरह से भारत के पूर्व चीफ जस्टिस
गजेंद्र गढ़कर ने इसे भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण माना था। तो जब कभी भी किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय उसके गुण और दोष के आधार पर निर्णय कर अपना निर्णय दे सकते हैं और व्यक्ति के अधिकारों की बहाली का आदेश दे सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी नहीं बनाया जा सकता है। उसे बंदी बनाए जाने का कारण बताना पड़ेगा और यदि उसे बंदी बनाया जाता है तो उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना पड़ेगा और व्यक्ति को ये पूरा अधिकार होता है कि वो अपनी रक्षा करे। परम आदेश का जो लेख है वो उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध, यह आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करके आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। नेक्स्ट लेख है उत्प्रेषण और यह आज्ञापत्र अधिकांश किसी विवाद को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है, जिससे वह अपनी शक्ति से अधिक अधिकारों का उपभोग न करे या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों का उल्लंघन न करे। और लास्ट लेख है अधिकार परीक्षा, जिसे हम को वारंटो भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार प्राप्त नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है और जब तक इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता है। तो ये जो लेख है यह नागरिकों को उनके अधिकारों के हनन को होने से रोकने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज वेरी इंपॉर्टेंट और यह बताता है कि हमारे देश में नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं हो सकता है और यदि हनन किया जाता है तो उन्हें अधिकारों की बहाली के लिए लड़ाई लड़ने का पूरा अधिकार है। वे सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में जाकर अपने अधिकारों की बहाली की मांग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है जो हमारे मूल अधिकारों को न्यायिक अधिकार बनाता है। मतलब यदि अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं।